तो बच्चों आज कुछ एडिशनल पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। मेन थियोरी तो हमने पूरी कवर कर ली थी एनपीओ की, तो अभी ये कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। फर्स्ट है इम्प्लाइड एडजस्टमेंट्स। समटाइम्स few informations in receipt and payment account give indication to certain hidden values and adjustments need to be incorporated while preparing final accounts। जैसे आपको रिसीट एंड पेमेंट में लिखा होगा कि 9 मंथ्स का रेंट पे हुआ है, इसका मतलब क्या है? ये 3 मंथ्स का हमें फाइंड आउट करना होगा। 9 मंथ्स का 90,000 तो 3 मंथ्स का 30,000, तो 30,000 क्या करना होगा आपको? 30,000 के साथ रेंट पेड अकाउंट में उसको ऐड करना होगा और बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में या आउटस्टैंडिंग रेंट में वो शो हो जाएगा। ठीक है बच्चों। दूसरी एग्जांपल ये है कि इस तरह से रिसीट एंड पेमेंट में दिया होगा बाय 12% फिक्स डिपॉजिट्स, ओके, और दिया होगा कि ये डिपॉजिट कब करवाया था? 1 अक्टूबर 23 को, और 24 मार्च 24 को अकाउंट क्लोज हो रहा है। 10 लाख का डिपॉजिट था, राइट? तो दैट मीन्स कि आपको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 महीने का इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी होगी। तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन आप देखो, 10 लाख का 12% दिया हुआ है, राइट? और इंटरेस्ट की अमाउंट आपको कहीं भी नहीं दी होगी इंटरेस्ट रिसीट की, तो आपको इस इन्फ्रेंस के थ्रू आपको हिडन वैल्यूज निकालनी होंगी। ठीक है, तो 6 महीने का कितना बनता है? 60,000 बनता है, राइट? तो पहली एडजस्टमेंट कहां पे होगी? इंटरेस्ट एक्रूड, क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, यानी कि इनकम में बुक हो जाएगा। दूसरा, क्योंकि अभी ये एडजस्टमेंट है, राइट, तो दो जगह इसको प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो दूसरा आप ये कर सकते हो, या तो एफडी के अमाउंट में इसको ऐड कर दो या इसको एक सेपरेट लाइन आइटम दिखाओ और हमें ये दिखाना होगा कि इतना इंटरेस्ट एक्रू हुआ है ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, नेक्स्ट इज कैपिटल फंड। इफ बैलेंस ऑफ कैपिटल फंड इज नॉट गिवन then it can be ascertained by deducting liabilities from assets। क्या बोला था? नेटवर्थ क्या होती है? ऑल एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, नथिंग बट नेटवर्थ। और यहां पर एनपीओ के केस में वो कैपिटल फंड होगी। ठीक है, राइट? इसी तरह से अगर तुम्हें ओपनिंग कैपिटल नहीं दी हुई है, बाकी सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है लास्ट ईयर की, ठीक है, तो आपको ओपनिंग कैपिटल फंड निकालना होगा, राइट? ओपनिंग कैपिटल फंड निकालना होगा। तो ओपनिंग कैपिटल फंड निकालने के लिए आपको ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी पड़ेगी और बैलेंसिंग फिगर जो आएगी वो ओपनिंग कैपिटल फंड होगा। बच्चों जब प्रैक्टिकल करेंगे ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। अब आ गए हम लोग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पे। जैसे कि अभी रेंट का मैंने एग्जांपल ऊपर दिया था तुम लोगों को, ठीक है। इस तरह से कई दूसरे भी एक्सपेंस हो सकते हैं। ट्रैवलिंग एक्सपेंस हो सकता है जो आपने अभी तक पेमेंट नहीं की है और आउटस्टैंडिंग पड़ा हुआ है, राइट? तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल है, आपने अभी तक पे नहीं किया है, ठीक है, लेकिन ड्यू हो चुका है, तो तब आप क्या करोगे? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस में यानी कि कंसर्न्ड एक्सपेंडिचर में उसको ऐड कर दोगे। ठीक है, 11 महीने की बुक हुई पड़ी है, 1 महीने का बुक नहीं हुआ है, तो आप क्या करोगे? इसको इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस में ऐड करोगे एंड देन लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में आप उसे शो करोगे। ठीक है, राइट? आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एग्जांपल के लिए लिख रहा हूं, लाइबिलिटी साइड में ये अपेयर हो जाएगा। अब प्रीपेड एक्सपेंस हैं। ये प्रीपेड एक्सपेंस क्या होते हैं? जो बेसिकली पर्टेनिंग टू नेक्स्ट ईयर होते हैं, बट आप इस साल उसका कुछ हिस्सा पे कर रहे हो, जो कुछ इस साल के को बिलोंग करता है और कुछ अगले साल को बिलोंग करता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस ले लो, ठीक है, आपने अक्टूबर 1 को प्रीमियम पे किया, आपके अकाउंट्स क्लोज होते हैं 31 मार्च को, ठीक है, तो 6 मंथ्स जो हैं वो इस साल को बिलोंग कर रहे हैं, करंट ईयर को बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन बाकी के 6 महीने आपके क्या अगले साल के लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट ईयर के लिए प्रीमियम है वो, जो कि अप्रैल से लेके सितंबर तक चलेगा, राइट बच्चों? तो करना क्या है? देखो, इनकम आपके पेमेंट एंड रिसीट अकाउंट में तो टोटल पेमेंट दिखाई होगी, राइट? 12 महीने का कवर किया गया होगा वो एक्सपेंस को। तो आपको करना क्या है? उसमें से 6 महीने के एक्सपेंस को आप माइनस करोगे, डिडक्ट करोगे, ठीक है, और देन
दूसरा इम्पैक्ट ये आएगा कि एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट ये अपेयर होगा, जो कि नेक्स्ट ईयर वापस रिवर्स हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जैसे मान लो तुमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, तो क्या हुआ, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, यही होगी एंट्री। ठीक है, लेकिन ये कब से कब तक का है, अक्टूबर टू सितंबर ऑफ नेक्स्ट ईयर, अक्टूबर 24 और मार्च 24 को आपके अकाउंट क्लोज हो रहा है। तो आप एक एंट्री और दूसरी पास क्या करोगे, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, ये कभी एंट्री हो रही है 31 मार्च को, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस में से ये डिडक्ट हो गया, देखो अगर हमने क्रेडिट किया तो इंश्योरेंस में से डिडक्ट हो गया, और ये जो प्रीपेड इंश्योरेंस आपको दिख रहा है ये एसेट साइड में अपेयर हो जाएगा, डेबिट बैलेंस है। ठीक है, बात समझ में आ गई। और फिर क्या करोगे, 1 अप्रैल नेक्स्ट ईयर इस एंट्री को रिवर्स कर दोगे, तो इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट करोगे, ठीक है, टू प्रीपेड इंश्योरेंस। तो प्रीपेड इंश्योरेंस जीरो हो गया, बैलेंस क्लोज हो गया और इंश्योरेंस खर्चे में वापस बुक हो गया। ये नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल को करोगे। ठीक है बच्चों, तो आई होप तुम्हें प्रीपेड एक्सपेंस समझ में आ गया होगा। एक्रूड इनकम के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। ठीक है, आउटस्टैंडिंग इनकम या एक्रूड इनकम, हमने ऊपर एग्जांपल ली थी एफडीआर की, राइट। तो बेसिकली जो इनकम एक्रू हो चुकी हुई है बट स्टिल हमारे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में वो अपेयर नहीं हो रही थी, पर इस साल को बिलोंग करती है, राइट। तो आप क्या करोगे, उस इनकम में ऐड कर दोगे। जैसे 11 महीने का इंटरेस्ट अभी तक आपने जोड़ा हुआ है, 12वें महीने का अभी तक आपको मिला नहीं था, तो 12वें महीने का जो इंटरेस्ट है वो आप उस इनकम में ऐड कर दोगे, इंटरेस्ट इनकम में, राइट। और दूसरा इंपैक्ट क्या होगा, अगर ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है तो बेटा ये तो या तो तुम इन्वेस्टमेंट में ऐड कर दोगे या सेपरेट लाइन आइटम दिखा दोगे एसेट साइड में, राइट। आई होप चीजें आपको क्लियर हो रही हैं बच्चों। अब इसी तरह इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, प्री रिसीव्ड इनकम, कई बार ऐसा हो सकता है कि रेंटल इनकम आपको मिल रही है और सामने वाले ने 2 साल का पे कर दिया, तो भैया 2 साल का पे कर दिया तो करंट ईयर की इनकम ही करंट ईयर में आनी चाहिए, बाकी जो नेक्स्ट ईयर की इनकम है वो इस साल क्यों बुक करोगे, क्यों रिकॉग्नाइज करोगे इस साल के लिए, नहीं करोगे। तो आप इतना क्या करोगे, इनकम में से, रेंटल इनकम में से वो डिडक्ट कर दोगे 12 महीने का और लाइबिलिटीज साइड में दिखा दोगे बैलेंस शीट में, राइट। जैसे मान लो 1000 रेंट है और तुम्हें रेंट रिसीव हुआ है बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंटल इनकम, टू रेंटल इनकम कितने की, 24,000, ये 24 महीनों की है, फॉर 24 मंथ्स, और ये 1 अप्रैल को आपको मिला है 23 को। ठीक है, अब मार्च तक 12 महीने हो गए, तो 12 महीने का इस साल बिलोंग करता है, बाकी का 31 मार्च को आप एक एंट्री पास करोगे। ठीक है, क्या करोगे, एडवांस रेंटल अकाउंट डेबिट टू सॉरी तो एंट्री होगी रेंटल इनकम अकाउंट डेबिट कितने से, 12K से, 12,000 से, टू एडवांस रेंटल। तो ये जो एडवांस रेंटल है ये एसेट साइड में, सॉरी लाइबिलिटी साइड में चला जाएगा बैलेंस शीट की, और ये जो रेंटल इनकम में से माइनस हो जाएगा 12,000, राइट। तो इस साल 12,000 ही बुक हुआ, और नेक्स्ट ईयर फिर क्या करोगे, इसी एंट्री को रिवर्स कर दोगे, यानी 1 अप्रैल को क्या करोगे, 1 अप्रैल को आप एंट्री ये पास करोगे कि एडवांस रेंटल अकाउंट डेबिट 12K टू रेंटल इनकम, तो 12K बुक हो जाएगा उस साल में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, अब आ गए हम लोग सब्सक्रिप्शन में। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एंड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पेड बाय मेंबर्स रेगुलरली पीरियोडिकली। ठीक है, ये आपकी रेवेन्यू इनकम है, ये हमने बहुत डिटेल में डिस्कशन लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में की थी। ठीक है, अब इसकी प्रेजेंटेशन क्या होगी, देखो इसको ध्यान से समझो। ये तुमने सब्सक्रिप्शन रिसीव किया करंट ईयर में, अब ये नहीं पता, क्योंकि देखो
रिसीट एंड पेमेंट में जो तुम्हारा सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है वो एक्चुअल रिसीट है, लेकिन क्या इस साल को बिलोंग करती है नहीं करते है उसके बारे में कुछ पता नहीं होता है, तो फिर वो एडिशनल इंफॉर्मेशन तुम्हें क्वेश्चन में दी गई होगी, या तो लास्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस शीट होगा या एडजस्टमेंट्स के थ्रू तुम्हें बताया गया होगा। ठीक है, अब पहली चीज लेस क्या करनी है इस सब्सक्रिप्शन में से, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर रिसीव्ड इन करंट ईयर। जब है ही पिछले साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, चाहे रिसीव तुमने करंट ईयर में किया है, तो इस साल को तो बिलोंग नहीं कर रहा है ना, उसको आउट कर दो। इसी तरह एडवांस रिसीव्ड फॉर नेक्स्ट ईयर, भैया जो इस साल का ना हुआ वो हमारा ना हुआ, राइट। तो नेक्स्ट ईयर लिखा हुआ है, यहीं से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भाई ये एडवांस सब्सक्रिप्शन इस साल को बिलोंग नहीं करता, इसलिए ऑड मैन आउट कर दो। ऑड मैन आउट हो गया। अब कुछ दोस्त हमारे बिछड़े हुए थे, ठीक है, और कुछ हमें पिछले साल ही मिल गए थे, उनका क्या करना है। देखो, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर इस साल को बिलोंग करता है, चाहे हमने रिसीव किया नहीं किया, पर इस साल को बिलोंग करता है, यस करता है, तो इस साल की एंट्री हो जाएगी, राइट। इस साल में आप ऐड कर दोगे। और एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन लास्ट ईयर बट पर्टेनिंग टू करंट ईयर, जब पिछले साल हमने उसको धक्का मार दिया था इसलिए कि तू नेक्स्ट ईयर का बच्चा है, तो भाई नेक्स्ट ईयर में तो उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना, वो नेक्स्ट ईयर अब करंट ईयर बन चुका है, उसे अब तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा इनकम में, राइट। चलो ये यहां पर आ गया, राइट, इस साल की इनकम में ऐड कर दोगे आप। ठीक है बच्चों, तो सब्सक्रिप्शन इनकम ऑफ करंट ईयर विल बी दिस मच। समझ में आ गया। यह भी क्या हो गया, सब्सक्रिप्शन इनकम ऑफ करंट ईयर। ठीक है, बैलेंस शीट में अब कैसे क्या चीजें अपेयर होंगी, देखो, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर के या प्रीवियस ईयर्स के, अगर प्रीवियस ईयर्स के कुछ बैलेंस बचे हुए हैं जो हमने करंट ईयर में भी रिसीव नहीं किए, वो भी आ जाएगा, और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग भी इसमें एसेट साइड में चला जाएगा। ठीक है, एसेट साइड में क्यों, क्योंकि भाई ये पैसा आना बाकी है। ठीक है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, भाई अभी तक हमने उसके सामने कोई सर्विस तो दी नहीं है, पैसा हमारे पास पहले ही आके पड़ा हुआ है, तो हमारी लाइबिलिटी है, जब तक हम सर्विस दे नहीं देंगे तब तक वो हमारे लिए लाइबिलिटीज है। ठीक है, तो जो भी हमने करंट ईयर में रिसीव किया है एडवांस में, या प्रीवियस ईयर में कुछ एडवांस अभी तक चलते आ रहे हैं, मान लो 3 साल का किसी ने सब्सक्रिप्शन पे कर दिया, ठीक है, तो हमने करंट ईयर का तो बुक कर लिया, आगे 2 साल ले गए, अब नेक्स्ट ईयर में वापस 1 साल का आगे लेके जाओगे, राइट, क्योंकि 2 इयर्स के इनकम तो नहीं बुक कर लोगे ना एक ही साल में, तो भैया प्रीवियस ईयर्स के भी अगर कुछ एडवांस है वो भी यहाँ पर लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के 2 इफेक्ट्स होंगे, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड की डेबिट साइड में इसको आप दिखाओगे, और दूसरा जो कंसर्न्ड एसेट है उसमें से माइनस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब 9th पॉइंट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एंट्रेंस फीस। जनरली कैपिटल रिसीट इनकम एज इट इज पेड बाय मेंबर्स टू सिक्योर मेंबरशिप। तो एंट्रेंस फीस को जनरली हम कैपिटल रिसीट मान के चलते हैं, रेवेन्यू रिसीट नहीं, पर कई बार क्वेश्चन में दिया होता है, उसे जनरलाइज कर देते हैं कि 40% जो है वो जनरल एंट्रेंस फीस है और बाकी 60% इज स्पेसिफिक एंट्रेंस फीस। यहाँ ऐसे लिखा होगा कि कैपिटल रिसीट है और बाकी की 40% रेवेन्यू रिसीट है। तो जो भी है भाई, जो कैपिटल रिसीट है उसको तो कैपिटल फंड में ले जाओ, और जो रेवेन्यू बोला है, जैसे इंस्ट्रक्शन दी है उसके अकॉर्डिंगली उसको इनकम में बुक कर लो। कहां पर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है बच्चों, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करोगे ना तो वहां से चीजें काफी आसान हो जाएंगी समझने के लिए। अब ऐसे ही कोई स्पेशल फंड क्रिएट किया जाता है डोनेशन से, अगर डोनेशन से स्पेशल फंड क्रिएट किया जाता है मतलब वो स्पेसिफिक है, अगर स्पेसिफिक है तो भाई क्या होगा, लायबिलिटी साइड में आ जाएगा बैलेंस शीट के सेपरेट लाइन आइटम की तरह, राइट। और अगर डोनेशन जनरल है तो इनकम साइड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के। अब आ जाओ स्टेशनरी स्टॉक। ठीक है भाई, ये सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस में ना स्टेशनरी बहुत होती है। ठीक है, 100 तरह के फॉर्म्स होते हैं, उनको मेंटेन करने पड़ते हैं, राइट। तो अगर वो स्टॉक पड़ा हुआ था ओपनिंग में, ठीक है, तो लास्ट ईयर का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग हो गया, अब ड्यूरिंग द ईयर भी तुमने कुछ स्टॉक परचेज किया होगा, यस किया होगा, लेकिन रिसीट एंड पेमेंट में वही अमाउंट आएगी जो आपने पे की थी।
ठीक है, अब मान लो किसी से 15,000 का माल लिया, उसको 10,000 दिया, मतलब 5,000 देना बाकी था, तो ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट भी तो करंट ईयर को ही बिलोंग कर रही है ना। तो प्रैक्टिकली टेक्निकली ये इस साल में बुक होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। तो हमने उसको ऐड कर दिया। ठीक है, तो अब हमारे पास ओपनिंग में बचा हुआ था, समझ लो 10,000 का माल, परचेजेस में 10,000 का माल, और आउटस्टैंडिंग बिल था 5,000, यानी 25,000 रुपए का माल अब हमारे पास पड़ा हुआ है। लेकिन जब हमने स्टॉक टेकिंग की तो पाया कि 10,000 का ही स्टॉक बचा हुआ है। तो बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि 15,000 का माल हमने करंट ईयर में क्या किया? कंज्यूम कर लिया, राइट। तो ये एक्सपेंस में बुक होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो हम इसे एक्सपेंस में बुक करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। और स्टॉक कितना चला जाएगा? स्टॉक में चला जाएगा 10,000। फिर देख लो, ओपनिंग स्टॉक हमारे पास 10,000 बचा हुआ था, हमने 10,000 का परचेज की एंट्री तुम्हें कहां से मिली? पेमेंट एंड रिसीट अकाउंट से, पेमेंट एंड रिसीट अकाउंट से मिली। ठीक है, अब आउटस्टैंडिंग अमाउंट 5,000 की और खड़ी है, 5,000 की आउटस्टैंडिंग अमाउंट खड़ी है कि ये अभी देना बाकी है। तो टेक्निकली हमारे पास 25,000 का स्टॉक होना चाहिए था, लेकिन जब स्टॉक टेकिंग की तो माल था 10,000 का, राइट। कितना माल था? 10,000 का। तो अब हमारे पास अगर आप देखोगे तो 10,000 का माल बचा हुआ है, तो 15,000 कंज्यूम हुए हैं, राइट। तो ये कंजम्पशन कहां जाएगी? एक्सपेंस में जाएगी कि नहीं जाएगी? बिल्कुल जाएगी। ठीक है, ऐसे ही आ जाओ लाइफ मेंबरशिप फीस, ये नॉन रिकरिंग इनकम होती है। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लाइफ मेंबरशिप फीस को रेवेन्यू ट्रीट करना है तो रेवेन्यू ट्रीट करोगे, बट अगर कुछ नहीं लिखा है तो ये नॉन रिकरिंग इनकम है और लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में जाएगी। ठीक है, कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है कि 30% ऑफ लाइफ मेंबरशिप फीस टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू आइटम, तो तब तुम अकॉर्डिंगली क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली उसे वो ट्रीटमेंट दे देना, अदरवाइज ये कैपिटल फंड में जाके ऐड हो जाएगा। सेल ऑफ ओल्ड एसेट, अगर कोई ऑब्सोलीट एसेट बचा हुआ है, ऑब्सोलीट क्या होता है? जो अभी यूज में नहीं है एसेट, और ऑर्गेनाइजेशन सोचती है कि इसको चलो इसको हम क्या कर देते हैं? बेच देते हैं। ठीक है, अब बुक वैल्यू खड़ी थी डेप्रिसिएशन लगाने के बाद उसकी 15,000 की, ध्यान से सुनना, बुक वैल्यू कितनी खड़ी थी? 15,000 की, बेचा 20,000 में, यानी कि सेल के बाद हमने 5,000 का प्रॉफिट कर लिया। ठीक है, और यहां पर हम दूसरी एग्जांपल लेते हैं कि 15,000 की बुक वैल्यू थी और हमने 10,000 में बेच दिया, तो 5,000 हमारा लॉस हो गया, राइट। तो इसकी ट्रीटमेंट क्या करनी है? देखो, सबसे पहले तो जब आपने ये एसेट को निकाल दिया तो बुक वैल्यू में से माइनस हो जाएगा, यानी बुक वैल्यू हो जाएगी 0, राइट। और ये जो प्रॉफिट अराइज हुआ है इसको इनकम में ले जाओगे, और ये जो लॉस हुआ है इसको एक्सपेंस में ले जाओगे, अगर लॉस हुआ है तो। खत्म बात। अब आ जाओ सेल ऑफ स्क्रैप में। भाई, स्क्रैप जो होता है, न्यूज़पेपर पुराने, टूटी फूटी चीजें पुरानी, इसको निकालते हो, इसको रेकरिंग इनकम माना जाता है और इसको इनकम में क्रेडिट कर दिया जाता है, जो भी अमाउंट आपको रिसीव होती है बेचने के बाद। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? और दूसरा इम्पैक्ट कहाँ जाएगा? बैंक अकाउंट में, क्योंकि पैसा आया होगा तो बैंक में उतना पैसा ऐड कर देना। एंडोमेंट फंड क्या होता है? फंड क्रिएटेड आउट ऑफ स्पेसिफिक गिफ्ट और डोनेशन, और ये लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में आ जाता है। तो आई होप बच्चों ये सारे स्पेशल ट्रीटमेंट और एडिशनल पॉइंट्स तुम लोगों को समझ में आ गए होंगे। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमारी बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू। अब यहां पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें ओपनिंग बैलेंस शीट दी गई है, यानी कि लास्ट ईयर की क्लोजिंग हमारी इस साल की ओपनिंग हो जाएगी, यानी कि ओपनिंग बैलेंस शीट, यही बैलेंस शीट हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट इंफॉर्मेशन बन जाएगी फॉर 1 अप्रैल 2017 के लिए, राइट। तो चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। ओके, स्टेटमेंट showing amount of stationery consumed during the
ईयर। ठीक है बच्चों, तुम लोग बराबर से फॉर्मेट करके बनाना बच्चों, डब्बे वब्बे बना के। हम यहाँ पर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है, अटेम्प्ट कैसे करना है। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास ओपनिंग बैलेंस शीट हो गई, जो कि लास्ट ईयर की क्लोजिंग बैलेंस शीट थी। 31 मार्च को हमारा ये स्टॉक यानी कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 800 पे स्टैंड कर रहा है, राइट। यानी कि ये एज ऑन 1 अप्रैल 2017 को हमारा ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, यानी कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एज ऑन 1 अप्रैल 2017 800 है, यानी 800 का माल हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था। अब इसके बाद हमने ड्यूरिंग द ईयर परचेज कितना किया? परचेज किया, स्टेशनरी परचेज्ड ड्यूरिंग 2018 कितना किया? 7000, राइट। इसके बाद एक बिल आउटस्टैंडिंग पड़ा हुआ है, मान के चलो एक ही बिल है और लिखा भी हुआ है स्टेशनरी बिल, ठीक है। कितने का? 1500 का। तो ये भी इस साल को ही बिलोंग करता है या इस साल से ही रिलेटेड है। एड बिल आउटस्टैंडिंग, राइट। कितना? 1500, सो 9300 लेस क्लोजिंग स्टॉक हमें दिया हुआ है, ऑफ स्टेशनरी एज ऑन 31 मार्च 18 कितना है? 1300। इसका मतलब स्टेशनरी कंज्यूम्ड, रुक जाओ अभी बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दूंगा, चिंता मत करो, बिल्कुल चिंता नहीं करना है या चिंता नहीं करनी है, राइट। स्टेशनरी कंज्यूम्ड यही पूछा गया था क्वेश्चन में और हमने सॉल्व कर दिया। 8000 की स्टेशनरी कंज्यूम्ड है जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाके हमारे खर्चे में बुक हो जाएगी, ठीक है। अब जरा ध्यान से इस एंटायर कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। मेरे घर में 800 टॉफीज पड़ी हुई थी। कितनी? 800 टॉफीज मेरे घर में पड़ी हुई थी, पर मैं तो ठहरा लालची। मैं गया बाहर, मेरी जेब में थे 7000 और 7000 के टॉफीज मैंने और खरीदी। ध्यान से समझना बच्चों, 800 की मेरे पास घर में ऑलरेडी टॉफी पड़ी हुई थी, 7000 की टॉफीज मैंने और खरीदी, तब भी मेरा मन नहीं भरा, क्योंकि हम तो हम हैं। हम बाजू की दुकान में गए और उनको बोला, अंकल क्या आप मुझे 1500 टॉफीज और दे सकते हो, लेकिन उसकी पेमेंट मैं अभी नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं, मैं वो पेमेंट आपको अगले महीने करूंगा या अगले साल करूंगा। अंकल मान गए और 1500 टॉफीज मुझे और दे दी। अब मेरी जेब में कितनी टॉफीज? 800 जो मैं घर से लेके निकला, 7000 जो मैंने कैश उड़ा दिया और 1500 जो मैंने उधार में टॉफीज ले ली, तो 9300 टॉफीज मेरे जेब में थी, ठीक है। घर था दूर, घर पहुंचे तो काफी टॉफीज मैं खा चुका था। अब जब मेरी माँ ने मेरा पॉकेट खाली करवाया तो पता चला कि सिर्फ 1300 टॉफीज मेरी जेब में है, राइट। तो अगर 1300 टॉफीज मेरी जेब में है, इसका मतलब ये है माँ ने सब मेरे से उगलवाया। तो मैंने बताया, माँ मैं 800 टॉफीज घर से लेके गया, 7000 मैंने कैश उड़ाया और टॉफीज ले ली, 1-1 रुपए की 7000 टॉफीज, और 1500 जो था मैंने उधार में अंकल से लिया। तो 9300 टॉफीज मेरी जेब में थी, जिसमें ये 1300 बची हैं। इसका मतलब माँ मैं 8000 टॉफीज खा गया। यानी मैंने कंज्यूम क्या किया उस पीरियड में? आज का अगर दिन को हम एक पीरियड माने तो मैंने आज की डेट में कितनी टॉफीज कंज्यूम की हैं? 8000, बस।
अपने फंडे क्लियर कर लो। 8,000 की स्टेशनरी मैंने ड्यूरिंग द ईयर कंज्यूम की है। ओपनिंग में स्टेशनरी हमारे पास 800 की पड़ी हुई थी, जिसमें 7,000 मैंने स्टेशनरी और खरीदी। ठीक है, ये हमें कहां से मिली इंफॉर्मेशन? ये हमें मिली रिसीट एंड पेमेंट में से। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से हमें ये इंफॉर्मेशन मिली। इसके अलावा एडिशनल इंफॉर्मेशन ये हमें दी गई कि 1500 का बिल पेंडिंग है। 8 और एडिशनल इंफॉर्मेशन बैलेंस शीट के थ्रू, ओपनिंग बैलेंस शीट के थ्रू ये आई कि भाई 800 का माल हमारे पास पड़ा हुआ था, तो 9,300 और 1300 हमारा क्लोजिंग स्टॉक हमने चेक किया तो 1300 क्लोजिंग स्टॉक मिला। दैट मीन्स 8,000 का हमने स्टेशनरी कंज्यूम कर ली है। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक फर्स्ट इलस्ट्रेशन तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब सेकंड इलस्ट्रेशन में ये है बेसिकली एडजस्टमेंट्स रिलेटिंग टू सब्सक्रिप्शंस। ठीक है, तो अगेन हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया गया है 31 मार्च 2018 का, और हमें बोला गया है with the help of above information show the effects in final accounts। तो हमें फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं pertaining to 17-18। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 17-18 अप्रैल से शुरू होकर मार्च को खत्म। ठीक है, तो चलो ठीक है। अब हमारे पास देखो, एक तो सीधी सीधी इंफॉर्मेशन उन्होंने दी हुई है कि 17-18 का सब्सक्रिप्शन कितना है, बाकी इसको इग्नोर कर दो, फिलहाल के लिए इसको भी इग्नोर कर दो। ठीक है, इसके बाद हमें क्या बोला है? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर was rupees 7,000। 7,000 का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग पड़ा हुआ है, मतलब अभी तक वो पैसा हमारे हाथ में आया नहीं, लेकिन पर्टेनिंग टू करंट ईयर ही है। ठीक है, फिर 16-17 का वो बोल रहे थे कि आउटस्टैंडिंग 2,000 था, लेकिन हमें देखो इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है कि 1,500 हमने रिसीव किया है, मतलब 500 इज स्टिल आउटस्टैंडिंग, राइट। एंड अगेन सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग लास्ट ईयर वाज रुपीज 8,000, और ये एक 8,000 वो है जो लास्ट ईयर की रिसीट एंड पेमेंट में अपीयर हो रहा था, जो कि करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन था, बट रिसीव किया लास्ट ईयर में। तो हमें तो भैया पहले 3 भाइयों को ढूंढना है। इस क्वेश्चन में तो ये दिख रहा है कि हमें 3 भाइयों को ढूंढना है। एक भाई तो ये है करंट ईयर, एक भाई ये है करंट ईयर, और तीसरे भाई ये है करंट ईयर। ठीक है बच्चों, तो इन तीनों भाइयों को मिला दो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, राइट। तो यहां पे आप लिखोगे बाय सब्सक्रिप्शन। 17-18 का स्ट्रेट अवे दिया हुआ है। ठीक है, तो 80,000 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है? सब्सक्रिप्शन कौन सा? आउटस्टैंडिंग 17-18 का, राइट, is 7,000। then advance subscription received last year, advance subscription received last year जो इस साल को बिलोंग कर रहा है 8,000। ठीक है, बाकी तो और कुछ आएगा नहीं, राइट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आप कितना खर्चा बुक करोगे? 95,000 का। ठीक है, क्योंकि ये करंट ईयर को बिलोंग कर रहा है, और यहां पर याद रखना इनकम एंड एक्सपेंडिचर में उतना ही खर्चा बुक होगा जो इस साल से रिलेटेड है या पर्टेनिंग टू करंट ईयर है। ठीक है, बाकी जो ज्यादा मिला कम मिला। अब देखो बैलेंस शीट में क्या होगा? बैलेंस शीट में अब ध्यान से देखो, 1,500 हमें रिसीव हुआ 16-17 का, जबकि 2,000 रुपीज बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग था। ठीक है, तो यानी कि 500 स्टिल आउटस्टैंडिंग है, तो ये 16-17 का 500 आ जाएगा, और 17-18 का 7,000 आ जाएगा। ये देखो, ये भी आउटस्टैंडिंग है, अभी तक रिसीव नहीं किया है, यानी ये है रिसीवेबल। रिसीवेबल है तो एसेट साइड में आएगा, कल को इसकी हमें प्राप्ति होनी है। बट एट द सेम टाइम ये जो 3,500 है ना 18-19 का, ये भी हमने रिसीव कर लिया है, लेकिन अभी तक इसके बराबर की सर्विस तो हमने प्रोवाइड की नहीं है। वो तो 18-19 में हम सर्विस देंगे इस सब्सक्रिप्शन के सामने, इस मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन के सामने हम सर्विस कब देने वाले हैं? नेक्स्ट ईयर में। इसका मतलब वो हमारे लिए लाइबिलिटी हो गई, हमारे पास ऑलरेडी पैसा आके पड़ा हुआ है, एडवांस सब्सक्रिप्शन। ठीक है, कौन से साल का?
18 19 आई गेस 18 19 ही है, देख लेते हैं। यस 18 19 कितना है बच्चों? 3500, राइट। तो ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में अपेयर हो जाएगा। ठीक है, ये पूरी पूरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर नहीं है, ये पूरी पूरी बैलेंस शीट नहीं है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? एक्सट्रैक्ट। क्या बोलते हैं? एक्सट्रैक्ट। ये ध्यान रखना। ठीक है, ये भी जो ऊपर हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है रिसीट एंड पेमेंट की, ये भी एक एक्सट्रैक्ट है, क्योंकि इंटायरिटी में तो दिया नहीं गया है, जस्ट वो इंफॉर्मेशन दी गई है जिसके ऊपर हमें वर्क करना है। ठीक है बच्चों, तो ये दो हमारी इलस्ट्रेशंस कंप्लीट हो गई यहां तक। अब क्या है? Calculation of depreciation on 1st April 2018 furniture account shows a balance of rupees 1 lakh. On 1st July 2018 additional furniture was purchased for rupees 30,000. यहाँ तो full stop लगाओ बच्चों, कॉमा तो आएगा नहीं, यहाँ आएगा full stop और ये नहीं आएगा। ठीक है, On 1st July 2018 additional furniture was purchased for rupees 30,000. Furniture is to be depreciated by 12% per annum. शो द प्रेजेंटेशन इन फाइनल अकाउंट्स। तो दो ही फाइनल अकाउंट है, पहले तो वो लिख लो। पहला है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, यहां पर आ जाएगा पार्टी करता हुआ कूलर, पर्टिकुलर अमाउंट सॉरी माय मिस्टेक, यहां हमें पार्टी नहीं करानी है, सॉरी। यहां पर आएगा एक्सपेंडिचर और यहां पर आएगी इनकम, राइट। अमाउंट आप रुपीज भी लिख सकते हो बच्चों। ठीक है, डेबिट क्रेडिट, और दूसरा बनेगा बैलेंस शीट, लायबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट। ठीक है, ओके। तो कब की बना रहे हैं? हम बना रहे हैं एज ऑन 31st मार्च 2019 की, क्योंकि देखो इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है, 1 अप्रैल 2018 को ओपनिंग बैलेंस दिया है, मतलब क्लोजिंग हमारी कब की हो रही है? मार्च की, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर हमारा अप्रैल टू मार्च चलता है बेटे। तो 31 मार्च 2019 की बैलेंस शीट हमें बनानी पड़ेगी। ये होगा फॉर द पीरियड एंडिंग 31 मार्च। ये तुम लोग बराबर से लिखना, मेरी तरह मत लिख के आ जाना। ठीक है, फॉर द पीरियड एंडिंग 31 मार्च 2019। ठीक है, अब सबसे पहले हमें एक वर्किंग नोट बनाना होगा, उस वर्किंग नोट में हमें डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करनी होगी। ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। ठीक है बच्चों, इसमें हमारे पास सबसे पहले 1 अप्रैल 2018 की अमाउंट दी हुई है। कितनी अमाउंट है? 1 लाख 12% से। ठीक है, टिल 31/3/2019। ठीक है, 1 लाख इंटू 12% इंटू 12 के 12 महीने का मिलेगा, राइट, पूरे साल का है, तो ये कट गया, तो 12,000।
ठीक है। फिर हमने और फर्नीचर कितना खरीदा? 30,000 को 1 जुलाई। तो 1 जुलाई 2018 टिल 31/3/2019 30,000 इंटू 12% कितने महीने हुआ बच्चों? अप्रैल मई जून निकाल दो, यानी 9 मंथ्स अपॉन 12 बराबर है 2,700। सो टोटल डेप्रिसिएशन कितनी हो गई? 14,700। तो अब इसकी प्रेजेंटेशन क्या होगी? ये हमारी टोटल डेप्रिसिएशन होगी ऑन फर्नीचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम यहां पर लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन, यहां पे लिखेंगे फर्नीचर। कितनी अमाउंट है? 14,000। हो सकता है अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई हो तो जरा चेक कर लेना बच्चों, तुम लोग को जस्ट बेसिक क्लियर करवा रहा हूं, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक के चांसेस हैं क्योंकि कैलकुलेटर यूज नहीं कर रहा हूं, जैसे तुम्हें अलाउड नहीं है मैं भी यूज नहीं कर रहा हूं, और हमारी कैलकुलेशन बहुत बढ़िया है बेटा। चलो अब दूसरी प्रेजेंटेशन कहां जाएगी? एसेट में। एसेट में हमारा फर्नीचर कितना है? फर्नीचर 1 लाख। एड परचेज्ड, या एडिशंस भी लिख सकते हो, 30,000 1 लाख 30,000 लेस डेप्रिसिएशन कितनी है? 14,700। तो बैलेंस शीट में कितना पेयर होगा? $1,15,300 से आपकी बैलेंस शीट में फर्नीचर अपेयर होगा। ठीक है बच्चों, तो ये है प्रेजेंटेशन। फिर ध्यान से समझ लो, इसको मैं वापस एक बार तुम लोग को बता देता हूं कि देखो फर्नीचर हमारे पास ओपनिंग पड़ा हुआ है 1 लाख का, यानी 1 लाख का फर्नीचर ऑलरेडी मेरे पास था 1 अप्रैल जब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ, और 31 मार्च तक की प्रोविजन, ये हमारी कट ऑफ डेट होती है बेटे। इसे हम कट ऑफ डेट बोलते हैं कि हमें अपने अकाउंट्स यहां पर क्लोज करने हैं। तो क्लोज करने हैं मतलब ये कट ऑफ डेट है, यहां तक के एक्सपेंडिचर हमें सारे बुक करने हैं, इनकम सारी बुक करनी है, ठीक है। तो अगर हमने 1 लाख का फर्नीचर हमारे पास पड़ा था तो ड्यूरिंग द ईयर उसे यूज किया होगा, और अगर हमने यूज किया है तो डेफिनेटली उससे रिलेटेड एक्सपेंडिचर हमें राइट ऑफ करने होंगे, जो कि डेप्रिसिएशन की शेप में माइनस होते हैं, ठीक है। तो 1 लाख का 12% के हिसाब से, यानी 12% के हिसाब से हमें डेप्रिसिएशन लगानी है, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 1 लाख का फर्नीचर हमारे पास था, उसके ऊपर 12% हमने लगाया, ठीक है। पूरे 12 महीने हमने यूज किया तो 12,000 उस पर डेप्रिसिएशन बनता है। फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन ये दी हुई है कि ड्यूरिंग द ईयर 30,000 का हमने फर्नीचर और खरीदा है, जो कि 1 जुलाई 2018 को खरीदा है, यानी कि 9 महीने हमने उसको यूज किया। अप्रैल में जून में तो था नहीं हमारे पास, तो जुलाई से मार्च 9 मंथ्स हो गए, ठीक है। तो 30,000 इंटू 12% इंटू 9/12, ठीक है, कि 12 महीने हमने डेप्रिसिएशन, यानी कि 1% एवरी मंथ की डेप्रिसिएशन है कि नहीं है, बराबर है कि नहीं? 12% अगर है तो अगर हर महीने हम डेप्रिसिएशन लगाए तो 1% को अगर 12 बार ऐड करोगे तो 12% होता है, तो 12 से 12 कट गया, तो इसका मतलब 2,700 की डेप्रिसिएशन लगने वाली है इसके ऊपर, ठीक है। तो 14,700 टोटल डेप्रिसिएशन हो गई, ये हमने खर्चे में बुक कर दी, ठीक है। जब खर्चे में बुक की दैट मीन्स कि उतनी डेप्रिसिएशन हमारी बुक वैल्यू में से कम हो जानी चाहिए, राइट। यानी इसका मतलब हमारे पास 1,30,000 का अभी फर्नीचर नहीं है, क्योंकि उसमें से तो हमने करंट ईयर जो यूज किया वो माइनस हो जाना चाहिए, बिल्कुल वो माइनस किया, उसके बाद 1,15,300 इज द बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर एज ऑन 31 मार्च 2019, ठीक है। तो ये प्रेजेंटेशन तुम्हारी बैलेंस शीट के अंदर आ जाएगी,
ठीक है बच्चों, आई होप यहां तक बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब ये भी हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी, इलस्ट्रेशन 4। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस ऑफ द करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018। प्रीपेड सैलरी कितनी है? 2000 की दी हुई है। ये हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस शीट है, जो हमारी बेसिकली ओपनिंग बैलेंस शीट हो जाती है 1 अप्रैल को। तो 18-19 का, और हमें 18-19 के ही फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं, तो ये हमारा भाई है। ठीक है, तो ये करंट ईयर को बिलोंग करता है, क्योंकि 18-19 के रिकॉर्ड्स हम बना रहे हैं, और ये भी 18-19 यानी हमारा करंट ईयर है, ये भी हमारा भाई है। आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर द करंट ईयर, ये भी हमारा भाई है। तो ये 3 भाई तो हमें मिल गए। अब हमें करना क्या? आउटस्टैंडिंग सैलरीज फॉर द करंट ईयर वाज शो द प्रेजेंटेशन ऑफ सैलरीज इन द फाइनल अकाउंट्स। चलो बना देते हैं। इनकम एंड, अब मैं पूरा पूरा नहीं लिख रहा बच्चों, चलो लिख देता हूं। फॉर द पीरियड एंडिंग 31 मार्च 2019। ठीक है, और यहां पर आ जाएगा बैलेंस शीट एज ऑन फॉर द पीरियड, और एज ऑन का फंडा मैंने थियरी में पूरा कवर किया है, तो थियरी बेटा प्लीज पूरी देख लेना। जब तक वो नहीं देखोगे, शायद हो सकता है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में तुम्हें परेशानी हो। वहां पे बहुत तरीके से चीजों को मैंने समझा दिया है। तो ये है आपका एक्सपेंडिचर साइड। रुपीज लिखो या अमाउंट लिखो, जैसी तुम्हारी श्रद्धा। इनकम रुपीज, ये हो गई आपकी लाइबिलिटीज, रुपीज, एसेट्स रुपीज एंड रुपीज। ठीक है बच्चों, अब पहली बात बोली गई है सैलरी। तो करंट ईयर की सैलरीज, ठीक है, ये कहां पर जाता है? एक्सपेंडिचर में जाता है, राइट। ये खर्चा है, पेमेंट है ना, पेमेंट है तो खर्चा है। ओके, तो एक्सपेंडिचर है, तो यहां पर आ जाएगा 2 सैलरीज। सैलरी कितनी है 2018-19 की? 2018-19 की सैलरी है 30,000, राइट। अब आउटस्टैंडिंग, ये भी करंट ईयर को बिलोंग करती है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी 2018-19 कितनी है? 5,500। ठीक है, ऐड, और क्या करना है? एडवांस सैलरी 18-19, ये देखो ये आ जाएगा। जो ओपनिंग में या क्लोजिंग लास्ट ईयर की बैलेंस शीट थी 2018 में, उसमें हमने प्रीपेड सैलरीज दिख रही है 18-19 की, तो साफ साफ दिख रहा है कि ये करंट ईयर को बिलोंग कर रही है। ठीक है, एडवांस सैलरी रिसीव्ड लास्ट ईयर कितनी है? 2000 की। ठीक है, ये कितनी अमाउंट बन गई? 37,500, राइट बच्चों, बिल्कुल ठीक है। अब आ जाओ कि भैया बैलेंस शीट में ये कैसे अपेयर होगी। ओके, आउटस्टैंडिंग सैलरी तुम्हारी लाइबिलिटी है, जो तुमने अभी तक पे नहीं की, बट ऑब्लिगेशन थी तुम्हारी पे करने की। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी कौन से साल की? 2018-19 की। कितनी अमाउंट है? 5,500, बराबर है, बिल्कुल ठीक है। और क्या बचा? 19-20 की तुमने एडवांस सैलरी पे की हुई है, तो एडवांस सैलरी 19-20 की, या प्रीपेड सैलरी भी लिख सकते हो। प्रीपेड सैलरी भी तुम लिख सकते हो बेटे, जैसी तुम्हारी इच्छा। और ये आ जाएगा 1000 से। तो ये होगी प्रेजेंटेशन तुम्हारी बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है बच्चों, देखते ही देखते मजे मजे में हमने 4 इलस्ट्रेशन तो सॉल्व भी कर ली। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।